या ऊपर से पानी पड़ के सारा रिकॉर्ड समाप्त हो गया। अभी आप जाइए, पूछिए, बोलेगा ये कुर्सीनामा क्या होता है, पूछेगा आप ही, बताइए। माने हो लोगों का पूरा इतिहास का जो स्रोत है, उसके बिना हो इतिहास कुछ नहीं। मैंने जो इतिहास में आप मैं मस्तान हूं, मैं कहता हूं, कभी कभी लोग भी मानता है कि ये हो इतिहास का दादा है। तो दादागिरी हमने कहाँ से अर्जन किया? उसी रिकॉर्ड रूम के 4.5 साल जो पढ़ा मैंने, विभिन्न दलीलों को देखा, ऐसा ऐसा दलील को देखा कि लोग सोच नहीं सकता। मैं मजाक कहा करता था कि मुझे ऑर्डर दो, मैं सप्लाई करूंगा आपको। तो इतनी हैसियत मैंने इस रिकॉर्ड रूम के बदौलत प्राप्त कर लिया। लेकिन वो रिकॉर्ड रूम अब ईश्वर का प्यारा हो गया, वर्चुअली है तो शरीर से वो लोग बहुत अभागा है, कारण उनका कुछ है ही नहीं, कोई लिख के नहीं गया, कोई गीत गा के नहीं बोला, कोई कहानी के रूप में नहीं किया। कहानी के रूप में जो भी हुआ है वो सब का अध्ययन वो डी.एन. मजूमदार की किताब के पीछे में वो कहानियां हैं, उसकी कोई व्याख्या नहीं हुई। दोस्तों, किसी भी समुदाय की असली ताकत उसका इतिहास और उसकी पहचान होती है, क्योंकि जिस समुदाय के पास अपना इतिहास नहीं होता वह धीरे धीरे खो जाता है। तिसिंग अबु तला रे इंकन विद्वान सेटर बेटा कना टाटा कॉलेज रे प्रांगण रे ओकन किन हो समुदाय रे इतिहास परंपरा और अस्मिता सगो में लगी ते आजीवन किन मेहनत किडा। डॉक्टर अशोक कुमार सेन लिखन शोधकर्ता को न सिर्फ इतिहास को उलगड़ा बल्कि पूरे समाज के आया अतीत को वापस कोई मुरेडिए हाइलो ते जगर तिया उंडो आया अनुभव उड़ू को चिरगेले तिया अबुए लगी ऐसो पूरे गर्व रिया विषय तना तिसिंग अकिन लोते बरमुचा कोल्हान रिया सगाई रे बु जगरा कोल्हान रिया चिलके किन ने लिया उंडो हुजूतन सुमय रे चिलकिने स्थिति बिटावा निन कार्यक्रम टाटा कॉलेज रिया बिरसा मेमोरियल हॉल रे गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन झारखंड पुनरुत्थान अभियान तत्वदान रे सेशन तना आयरपा निन वीडियो पूरे बुनेले चा। सबसे पहले मैं प्रेरणा के बारे में जानना चाहूँगा सर। सबसे पहले आपने वो समुदाय को क्यों चुना? मैं पहले दूसरे फील्ड पर काम करता था, राष्ट्रीयतावाद और मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी लोगों के। मेरे पिताजी जिन्होंने 1957-58 में वो लोगों के अंग्रेज विरोधी संग्राम के बारे में अध्ययन किया और एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया था। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, तुम इस मिट्टी में पैदा हुए हो, मिट्टी के ऋण को चुका देना। तो आप सोचिए, मैं मिट्टी का ऋण चुका रहा हूँ। इतिहास के प्रति मेरी रुचि है और साथ ही साथ रिकॉर्ड रूम के साथ मेरा संपर्क है, जिसने मुझे मदद किया। अगर रिकॉर्ड रूम में मैं नहीं गया होता तो कभी भी इस इतिहास को लिख नहीं सकता। लोकल सोर्स के सारे इतिहास लिखने का ये परंपरा लोगों ने किया था, इसको हमने और आगे बढ़ाया। समझ गए? तो प्रेरणा बाबा से मिली और इसके सारे हथियार हमको मिले रिकॉर्ड रूम से। तो मैं मेरे बाबा के प्रति ऋणी हूँ, मेरे यहाँ के रिकॉर्ड रूम के प्रति ऋणी हूँ, और इस क्षेत्र में जन्मने, इस क्षेत्र में पढ़ने लिखने, यहाँ नौकरी करने और जीवन बिताने के चलते मुझे इतिहास जो घटनाएं घट रही है उसके साथ जो निरंतर संवाद करने का मौका मिला, ये अवसर, इस अवसर के प्रति भी मेरे आप लोग जो हो जिनके साथ मैं वार्तालाप करता हूँ, जिनसे मैं जानता हूँ, सीखता हूँ, उन सबों के प्रति मैं ऋणी हूँ। कोई ये एक बड़ा काम है, ये बड़ा काम एक यज्ञ में जिस तरह आहुति देते हो, सबको अपना अपना हिस्सा देना पड़ता है। मैं भी अपना हिस्सा दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इसी तरह आप भी प्रेरणा लो। और इतिहास, जैसे सनी जी ने कहा, बिना इतिहास हम लोग कुछ नहीं, शून्य है। उसको खो नहीं, रिकॉर्ड रूम खत्म हो जाएगा। मेरे दिमाग में जो संवाद है, मेरे घर में रिकॉर्ड रूम के जो नोट्स हैं, वो अगर समाज को मैं दे नहीं जा सका
तो ये इतिहास खत्म हो जाएगा। हो समुदाय के इतिहास के बारे में रिसर्च करते समय आपको सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या लगी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो इतिहास जो हम लोग लिखते हैं, जिस रूप में स्रोत से जो संवाद मिलते हैं, उसको इतिहास का शक्ल देना पड़ता है। और मेरा माने लक्ष्य था कि इस इतिहास को मैं विश्व के दरबार तक फैलाऊं। तो विश्व के दरबार तक फैलाने के लिए मुझे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक था। मैं ये नहीं मानता हूँ जितना होना चाहिए था ज्ञान, उतना मुझ में नहीं है। उसके बाद वो सारे ग्रंथ जिसमें इतिहास के तत्व रहते हैं, थियोरीज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हासिल करने में मुझे बहुत तकलीफ़ें होती थी। लेकिन जब से मैंने गूगल का सहारा लेना शुरू किया, वो मेरे लिए आसानी से उपलब्ध हो गया। मुझे बहुतों ने मदद किया, जिसमें एक लेडी थी जिन्होंने यहाँ काम किया था, रीताम्बरा हेब्बर, उन्होंने मदद किया। जैसे यहाँ काम की थी बारबरा वेरार्दो, उन्होंने भी मदद किया। तो मैं उनके प्रति ऋणी हूँ। ये सब के बिना आप अगर सही रूप से हथियार से लैस नहीं होगे तो वो ग्रंथ आप लिख नहीं सकते हो जिस ग्रंथ को का कद्र दुनिया भर में। मुझे न सिर्फ अपने व्यक्तिगत इतिहास को वो दर्जा देना था, बल्कि यहाँ के इतिहास को उस लिख कर, इस लेवल तक लिख कर दुनिया के सामने में रखना था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये चुनौती सोचिए कि एक तरह का आपके लिए समस्या है और समाधान मैंने मिल भी गया, कुछ काम मैं कर गया, लेकिन बहुत काम बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी छात्रों से सवाल किया पेड़ के बारे में। बिल्कुल, मैं ये जाता हूँ ग्राउंड में और उनसे परिचय पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं। और हमने बीच में चर्चा, मतलब आप बोले कि कुर्सीनामा के बारे में। तो ये जो इतिहास है, वर्तमान पीढ़ी मतलब इन चीज़ों को समझ नहीं पा रही है। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? बोलती जा रही है वर्तमान में, वो पेड़ को नहीं बोलती है, वो प्रखंड को बोलती है। मतलब आपका कहाँ से रहते हैं इस प्रकार? देखिए, कुछ चीज़ें, कुछ संस्थाएं समय के साथ साथ प्रासंगिकता खो देती हैं। क्योंकि जब अंग्रेज इस क्षेत्र को जीते और कोलान गवर्नमेंट स्टेट बनाया, उस समय 622 गांव और 26 पीड़ था। पीड़ माने कोई निर्दिष्ट संख्या नहीं, वो गांव का एक समूह था। हम लोग अभी तक जो जानते हैं उसके अनुसार पीड़ माने वो राजाओं के समय में उनके जमीन का माने लैंड टैक्स कलेक्ट करने का एक ये था, यूनिट था, समझ गए, कुछ गांवों के समूह। लेकिन मेरा विचार है, मैं तो कर नहीं पाया, मेरे विचार में ये पीड़ राजा के समय में नहीं, वो दूसरे फॉर्म में वो था, वो कल्चरल यूनिट था, सोशियो कल्चरल यूनिट। मैं बोल रहा हूँ, दावा अगर कर रहा हूँ, इसके प्रमाण के तौर पर मैं उसको विस्तृत रूप से लिख नहीं सकता, मैंने कहीं लिख नहीं पाया, इस पर आगे रिसर्च नहीं कर पाया। इसी तरह इस पर आगे रिसर्च होना चाहिए। बहुत इसी तरह से प्रश्न उभरेंगे। बिल्कुल, आप चर्चा कर रहे थे कि 1837 से पहले का इतिहास कुछ अलग है हो समुदाय, और बाद में जो अंग्रेजों द्वारा लिखी गई इतिहास, वो इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ियाँ कुछ कुछ जानती हैं और आगे का नहीं जानती हैं। तो क्या उन इतिहासों को उतना ही तवज्जो दिया जाना चाहिए जो 1837 से पहले की है, और उसी को वास्तविक इतिहास माना जाना चाहिए? एकदम देना चाहिए। 1837 के इतिहास को अगर लोग बुरा नहीं माने तो मैं कहूँगा वो हो समूह का हार के काव्य था, अपनी स्वाधीनता को खोने का, अपने पहचान को खोने का वो इतिहास। और 1837 के पहले का इतिहास जो है उनकी जीत की कहानी को ये करता है, उनके ऑटोनॉमी का,
उनकी समृद्धि का, उनकी ताकत का वो इतिहास है। लेकिन इतिहास में न ही लोक कथा में इसका कोई जिक्र है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दूसरे समूह में सरकारी दलील दस्तावेजों में बहुत तथ्य मिलेंगे, मिशनरी रिकॉर्ड्स में, अभी हाल फिलहाल में मिशनरी रिकॉर्ड्स पर लोग जोर दे रहे हैं। लेकिन ये हम तो बोलते हैं वो लोग बहुत अभागा है, कारण उनका कुछ है ही नहीं, कोई लिख के नहीं गया, कोई गीत गा के नहीं बोला, कोई कहानी के रूप में नहीं किया। कहानी के रूप में जो भी हुआ है वो सब का अध्ययन वो D.N. मजूमदार की किताब के पीछे में वो कहानियाँ हैं, उसकी कोई व्याख्या नहीं हुई। मतलब न केवल इतिहास में तथ्य का अभाव है, बल्कि उपलब्ध तथ्य की व्याख्या करना, उसका अध्ययन करने के लिए कोई जानकार और बहुत आग्रही रिसर्चर की बहुत कमी है। बहुत सारे अनसुलझे सवाल उठते हैं, लेकिन पहले आप अगर क्षेत्र का सही अध्ययन करेंगे तो नए नए प्रश्न उभरेंगे, समझ गए? तो उन प्रश्नों का समाधान ढूंढना, तब इतिहास और रोचक होगा, उसमें और फैलाव आएगा, उसमें और गहराई आएगा। क्योंकि कोल्हान का इतिहास केवल हो समूह का इतिहास नहीं, कोल्हान का इतिहास और लंबा, बहुत पुराना है। जैसे भारतवर्ष का इतिहास, आर्यों का इतिहास तो नहीं, उसमें बहुत लोगों का इतिहास। तो इतिहास में इसी तरह आर्कियोलॉजी लेयर बनता है, कोल्हान के इतिहास में भी इस तरह के लेयर्स है, मल्टी लेयर्ड है। तो हम इस पूरी चीज़ को माने हमको पढ़ना है, और उसके लिए बहुत अच्छे शोधार्थी की ज़रूरत है, जिसमें लगन हो, परिश्रम करने की इच्छा हो, और ये अंग्रेजी का ज्ञान बहुत जरूरी है। सर, बहुत सारे समुदाय में गलत फहमियाँ भी होती हैं, आपको हो समुदाय के बारे में कुछ वैसे मालूम पड़ा, कई गलत फहमियाँ फैली हुई है? देखिए, गलत फहमी को किस रूप में आप लेंगे? गलत फहमी तो ये तो जीवन का एक हिस्सा है। बहुत सारी चीज़, बहुत सभी समाज में ये सभी चीज़ नेगेटिविटी से नहीं, नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी भी है। लोग आप बोलते हैं अंग्रेजी दलील में देखेंगे, वो लोगों के बारे में बोलता है कि वो लोग कोई भी बाहरी आदमी आया उसको मार देता था। यहाँ एक अंग्रेजी ऑफिसर हुए, मिलिट्री जनरल, जिनका नाम रफसेज था। इन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजी गांव हो के लोगों के गांव में जाते जाने से मुझे शेर की मांद की याद आती है। मतलब वो एक हो को की तुलना एक जानवर से किया। तो इस तरह की बातें हैं, तो इसको आप गलत फहमी बोल सकते हैं। तो इसका करेक्शन सही है, ये प्रमाण अगर सही है तो सच प्रमाणित करना, दोनों चीज़ें। गलत फहमी को हम सुधार के हटा नहीं दे रहे हैं, अगर वो सही है तो वो रहेगा। कारण इसी से मानव समाज बनता है। सब आदमी मैंने गिरते गिरते लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम राजपथ है आराम से अब जा रहे हैं, ऐसा कोई किसी का इतिहास नहीं। सब में देखेंगे कि गलत काम किया है, फिर उठा है, आगे बढ़ा है। बिल्कुल, गलत फहमियाँ तो बहुत सारे समुदाय में। तो सर, हम लोग का इतिहास को मजबूत करने के लिए किस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए युवाओं की, आपको लगता है? देखिए, सबसे पहली बात है, जैसे कि हमने एक अध्ययन को देखा तो विभिन्न अलग विषय के हैं, तो इस तरह के एक व्यापक जागृति पहले तो है, अपने समाज के प्रति प्यार होना चाहिए। दूसरी बात है इतिहास के प्रति प्यार होना चाहिए। तीसरी बात अपने क्षेत्र, अपने लोगों के इतिहास के प्रति प्यार होना चाहिए। और सही माने में पढ़ना लिखना चाहिए, कि थोड़ा सा पढ़ के इधर उधर ताक झांक करके लिख देने से, बहुत गहराई से धैर्य के साथ आप अध्ययन करो और आप पढ़ो, कोशिश करो। गलती होगी, बहुत होगी। हम अपने लाइफ में, मैंने किताब लिखी, आप क्या सोचते हैं बहुत आसानी से मेरी किताब छपी। कितनी किताबें मेरा रिजेक्ट हो गया, छपा ही नहीं, वो लायक नहीं समझा। तो उसमें अगर घबरा के मैं बैठ जाता
और नहीं पढ़ता तो ये सारी किताबें नहीं छपती। ये इस बात को ख्याल रखना होगा। आपको सीरियसली पढ़ना होगा, गहराई से पढ़ना होगा, जमीन के साथ निरंतर ये करना होगा। अच्छी पुस्तकों को, जो सही पुस्तक है उनको आप पढ़िए, रिकॉर्ड्स देखिए और उसके बाद सोचिए, विचारिए और लिखने की कोशिश कीजिए। और इस क्षेत्र में जो अध्ययन हो रहा है, कौन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे हम बेहतर और लिख सकते हैं, भाषा को और समृद्ध कर सकते हैं, अभिव्यक्ति को समृद्ध कर सकते हैं, सोच को समृद्ध कर सकते हैं। ये सारी चीज निरंतर एक इतिहास, कोई कॉलेज में दाखिला लिया, मास्टर टीचर बना, प्रोफेसर बना और उसके बाद पीएचडी का डिग्री मिला तो असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बना, इसलिए नहीं। हाँ, रचनाओं के बारे में जानना चाहेंगे हम। देखिए, मेरे बहुत सारे लेख हैं। एक किताब मैंने रिप्रेजेंटिंग ट्राइब एक किताब लिखी, जिसमें बहुत सारे कैसे माने इतिहास जो है और कैसे उसको इतिहास को नए सिरे से लिखा जाना चाहिए। देखिए, इस किताब में एक चैप्टर है। इस चैप्टर में मैंने सरकार कैसे कोर्ट में केस होता था, क्या क्या कैसे कैसे कस्टमरी लॉ बन रहा था, इसके बारे में लिखा। और इसके बाद एक चैप्टर लिखा टुवर्ड्स कोडिफिकेशन ऑफ ट्राइबल कस्टम्स। जैसे हिंदू कोड है, मुस्लिम कोड है, उस तरह यहाँ ट्राइबल वो लोगों का कोई कोड नहीं है, लेकिन कोड बनने का माने सारे ये थे, मसाला था, रॉ मटेरियल्स थे। तो इसका मैंने इस ओर इशारा किया है। मेरे विचार में ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण किताब है। दिस बुक इज़ माई हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन। ये बुक का नाम है सर? इसका नाम है फ्रॉम विलेज एल्डर टू ब्रिटिश जज, कस्टमरी लॉ एंड ट्राइबल सोसाइटी। ये किताब का और भी रचना? हाँ, मेरी और रचनाएं हैं। पहले तो मैंने कहा रिप्रेजेंटिंग ट्राइब, उसके बाद मैंने ये किताब लिखी। इसमें इंडिजेनिटी, लैंडस्केप एंड हिस्ट्री, आदिवासियत का माने भूखंड के साथ जो संबंध और उससे जो इतिहास बना। और इसको जनरली कहा जाता है, आदिवासी इतिहास को ज़्यादातर गैर आदिवासी लोग लिखे। मैं भी एक गैर आदिवासी हूँ, मैं भी एक दीकू हूँ, लेकिन मैंने इशारा किया अगर आदिवासी अपने इतिहास को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, और वो अगर लिखेंगे उन्हीं की स्रोत से, इतिहास कैसे, जल जंगल जमीन के साथ उनके रिश्ते को, उनके प्रशासन को, ग्रामीण प्रशासन, ये सारी बातों को मैंने इस पुस्तक में लिखा। और तीसरी मेरी अंतिम किताब जो है वो है द मेकिंग ऑफ ए विलेज, माने गांव, आदिवासी गांव कैसे बना और कैसे गांव बनने का माने क्या है, कैसे लोग आए बसे, कैसे प्रशासन हुआ, समझ गए, लोगों के बीच संबंध बना, ये सारा कुछ ग्राम जीवन के बारे में मैंने लिखा। और अंतिम किताब मैं लिख रहा हूँ आदिवासी इतिहास की यदि रचना करनी हो, माने उसका पद्धति क्या होगा, मेथोडोलॉजी क्या होगा, कैसे होना चाहिए। इसको एक पार्ट, 2 पार्ट में लिखा गया। एक पार्ट को मैं लिखा हूँ और एक दूसरे पार्ट को रांची में एक स्कॉलर है, हमारी कलीग है, उनका नाम है डॉक्टर अंजना सिंह, उन्होंने, दोनों ने मिलकर हम लोगों ने किताब लिखा है। इस किताब का प्रपोजल एक्सेप्टेड हो गया है, वो रिव्यू में गया है। ये जो पब्लिशर है रटलेज, यही पब्लिश कर रहा है। ये एक विदेशी पब्लिशर है। ये किताब, ये जो देख रहे हैं, ये इसका एशियन एडिशन है, समझ गए, लेकिन इसका ग्लोबल एडिशन है, वो बहुत कीमती है। इसका भी कीमत बहुत है, कारण किताबों की कीमत आजकल बहुत अधिक हो जाती है। और मेरी किताबों का सार्थकता उस बात में होगी यदि इसका हिंदी में अनुवाद होगा, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ मेरे जीवन काल में वो हो सकेगा। आप डिजिटलाइजेशन करने की बात पे आज बहुत जोर दे रहे थे, आप इसे क्यों जरूरी समझते हैं और लोगों के बीच में ये ओपनली उपलब्ध रहे, इस बात पे आप चर्चा एकदम। देखिए, रिकॉर्ड रूम में आप जाओगे, रिकॉर्ड रूम लगभग बंद है, वहाँ की दलील हम जानते नहीं हैं। जब मैं पढ़ रहा था उसको संग्रह करके, इकट्ठा करके कैटलॉग में
रखा जा रहा था वो समय, और अभी उसके बाद समय बीत गया, उसमें जो आर्काइव्स ऑफिसर आए गए, लेकिन रिकॉर्ड कौन रिकॉर्ड कहाँ है उसको मैंने कहाँ से निकालेंगे? कोई भी अगर रिसर्चर जाएगा, मुझे जितनी जानकारी है, वो आकर मुझसे बोलते हैं सर कुछ नहीं मिलता, बोलने से लोग समझते नहीं। तो इनमें से बहुत कुछ को मैंने अपने हाथ से लिखा है और वो मेरे नोटबुक में लिखा हुआ है। इस तरह 15-16 कुछ जेरोक्स है जो कि हमको मैंने वहाँ के आर्काइव्स ऑफिसर ने उपलब्ध कराया, तो वो सारा कुछ है। मैं सोचता हूँ अब रिकॉर्ड रूम जब लोगों को वहाँ के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तब मैंने जो कुछ लिख के रखा वो तो कम से कम रिकॉर्ड रूम का कुछ हिस्सा तो कम से कम जिंदा रहेगा। पूरा रिकॉर्ड रूम तो नहीं जिंदा रहेगा, मैं पूरे चीज़ को उतना तो लिख नहीं सकता। आज से जितना भर लिखा, बहुत वाइटल चीज़ को मैंने लिख के रखा। वो है विलेज पेपर्स का, जो कि एक्चुअली मैंने वो इतिहास का मुख्य स्रोत है। बाकी सारा कुछ जो रिटन है वो तो दूसरी जगह मैंने प्रिंटेड है, वो सब तो आपको हो सकता है पटना में, कोलकाता में मिल जाए, कुछ लंदन में भी मिल जाए, समझ लो। तो ये जो सारी चीज़ें मेरे कम से कम रिकॉर्ड रूम का कुछ हिस्सा लोगों को मिल जाए और इसको डिजिटाइज अगर हो जाए और फ्रीली मैं उसको उपलब्ध कराना चाहूँगा। इसका कोई प्राइस नहीं रहेगा, मैंने किताब कभी लेंगे पब्लिशर के, उसमें वो प्राइस रहता है, तो वो PDF ओपन नहीं होता, ये ओपन होगा फ्री। जिसको भी हम लोग एक जर्नल चलाते हैं, जर्नल ऑफ आदिवासी एंड इंडिजिनस स्टडी, वो दुनिया भर में चलता है, वो फ्री है। अब किसी भी समय कुछ भी करो, डाउनलोड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हम क्या यही कारण है क्या कि मुख्य धारा के इतिहास से कम समझा जाता है आदिवासियों के इतिहास को? नहीं, रिकॉर्ड रूम का अंत हो जाना तो ये तो आप देखिए, हमारे देश में हम तो बनाते हैं लेकिन हम उसको जिंदा नहीं रख सकते हैं। ये खाली कोल्हान का नहीं, दुनिया चाहे मैंने भारतवर्ष में पूरे भारत का यही हाल है। दूसरी जगह भी रिकॉर्ड ये कि बहुत हालत अच्छी नहीं, बड़े बड़े काम मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर जगह मैंने मटेरियल जो रिपोर्ट है उसको डिजिटाइज करने की परंपरा है हर जगह। दूसरी जगह में भी शुरू हो गया, तो यहाँ का तो रिकॉर्ड रूम के में अंदर अगर कुछ बचा है उसको अगर डिजिटाइज करें, लेकिन उसको तो आप पाएंगे कि नहीं हम जानते नहीं। मेरे पास जो है उसको अगर चाईबासा रिकॉर्ड रूम अशोक कुमार सेन कलेक्शंस करके आप डिजिटाइज करके दे दीजिए, हाथ का लिखा हुआ है मेरा, वो उससे लोग तथ्य इकट्ठा कर लेंगे। हम सन्नी सिंह को दादा से बातचीत करते रहते हैं हमेशा कि सन्नी सिंह को दादा अपने समय में बहुत पंचुअल थे और उनके जो पापा थे, पिताजी, उन्हें वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। इसी कारण उन्होंने इतिहास की समझ, उन्होंने पढ़ाई करी, और वर्तमान पीढ़ी जो ऐसा है जो कि उन्हें ये मतलब पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। तो आप आने वाले वक्त किस प्रकार से देखते हैं हमारे समुदाय को? हम इसको लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। देखो, एक चीज़ है, मैं इस टाटा कॉलेज में इंटर पढ़ा हूँ। ये जो हॉल देख रहे हो, ये इस हॉल में ये छत नहीं था हमारे समय में मेरे। उसके बाद मैं 1965 में टाटा कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। मेरे टाटा कॉलेज में पढ़ाने के प्रारंभिक वर्ष में लड़कों में जो ये था कॉन्शसनेस था, वो सब मैं जब रिटायर करने लगा, टाटा कॉलेज भी ढल गया। टाटा कॉलेज में जिस तरह की पढ़ाई होती थी वो जो जिस तरह से उसका स्टैंडर्ड गिरा, यहाँ के भी लोगों का स्टैंडर्ड गिर गया। और दूसरी बात है, लोगों की पढ़ने लिखने की रुचि कम हो गई। एक फेज था जबकि गुंडागर्दी खूब होता था, उसके बाद बोलना नहीं चाहिए, सनी सिंह तो अपने हैं, पॉलिटिकल पार्टी से अटैचमेंट होके पढ़ाई लिखाई का वातावरण समाप्त हो गया। और अभी तो आप देख रहे हो कि कॉलेज में बिल्डिंग है, क्लासरूम है, स्टूडेंट है, मास्टर है। तो मैं तो चाहूँगा कम से कम ये सब में सुधार हो और लोग पढ़ाई लिखाई करें। आप रोज़ देख रहे हैं अखबार में निकला है, अमुक अमुक जन JPSC में सफल हुए, समाज उनको सम्मानित कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है।
10-20 साल पहले इतने लोग क्वालिफाई नहीं करते थे। अब ये जागरूकता बढ़ी है, ये जागरूकता बहुत ही अच्छी बात है। लोग पढ़ने लिखने, बिना पढ़े लिखे आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पढ़ना लिखना होगा, न केवल आपके इस तरह के टाटा कॉलेज जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि कॉलेजेस खुलेंगे। ये कोल्हानी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी सही रूप से यूनिवर्सिटी बनेगा, मास्टर होंगे, अच्छा लाइब्रेरी होगा, अच्छे रिसर्च होंगे, अच्छे अच्छे भाषण का आयोजन होगा, बड़े बड़े विद्वानों को आप बुलाएंगे, उनके साथ वार्तालाप करेंगे, तब ना आप आगे बढ़ेंगे। आईपीएल के मैदान में देखते नहीं, एक गांव का गरीब लड़का वैभव सूर्यवंशी 14 साल का लड़का तहलका मचाया हुआ, उसको तो वो मंच मिला। तो हम पढ़ाई लिखाई में भी तो वो मंच मिलना चाहिए, ताकि यहाँ का लड़का भी क्रिकेट का वैभव सूर्यवंशी जैसा उस माने होनहार माने एक स्कॉलर के रूप में वो दुनिया में जानेंगे। बिना टीचिंग जब तक रिसर्च के साथ नहीं जुड़ेगा, मास्टर जब तक पढ़ेगा नहीं, रिसर्च नहीं करेगा सही मामले में, तब तक शिक्षा का विस्तार नहीं होगा। समझ गए? तो इसलिए यहाँ के युवाओं को न केवल सरकारी नौकरी, लेकिन अच्छे शिक्षक बनने का, अच्छे प्रोफेसर बनने का, ये भी एक समूह तैयार होना चाहिए। बिना इसका कुछ नहीं। अफसर तो अपना दूसरा काम करेंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं होगा ठीक ठाक से तो अफसर भी तो नहीं बन पाएगा। बाकी चीज़ तो छोड़ दो। दादा अंतिम शब्द रहे अबिन पाते बरमुचा से हमने अभी जितना भी बात करी है, हमारे युवा सुन रहे हैं, आपकी तरफ से 2 शब्द सुनना चाहूँगा। मस्कल न्यूज के माध्यम से हम हमारे समस्त युवाओं को जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यह पढ़ाई लिखाई तो ऐसे विषय है जिसका कोई उम्र नहीं होता। आज हम भी अभी भी कंटिन्यूसली हम भी पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि आप छोड़ दोगे तो आपको छोड़ देगा। एकदम सही बात। तो इसीलिए हमारा कहना है, हम युवाओं को या हमारे उम्र के भी साथियों को, जैसे आज जिन सर का हम लोग ने जो है व्याख्यान लेकर के हम लोग लबनिर्मित हुआ, सर तो तभी अपने श्रीमुख से बोले कि सुबह में आप लोग फोन मत करो, वो हमारे पढ़ने का समय है। सर आज 80 पार हो गए तो भी पढ़ रहे हैं। तो युवाओं को तो आपके माध्यम से, इस मस्कल न्यूज के माध्यम से यही हम कहना चाहेंगे कि 80 साल से ज़्यादा की उम्र में भी जब सर पढ़ते हैं नियमित रूप से, और पढ़ने के साथ में एक स्वतंत्र शोधकर्ता के तौर पर आज भी काम कर रहे हैं, उस जर्नल को दुनिया के विभिन्न देशों में यहाँ के बारे में जो है भेज रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम सभी लोगों को सर से प्रेरित होकर के पढ़ाई को हमारे जीवन में ऐसे ही जो है अपनाना चाहिए, जैसे अपना शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन की जरूरत है। अगर अपना मन मस्तिष्क को एक बेहतर बौद्धिक स्तर में तब्दील करने के लिए पढ़ाई अन्न के बराबर जरूरी समझना होगा। यही हम सही एकदम बहुत अच्छी बात। सर जोहार। जोहार सबको, सबको जोहार। मस्कल न्यूज को, मस्कल न्यूज जी, मस्कल न्यूज के श्रोता दर्शकों को मेरा जोहार। मस्कल न्यूज नलकन सनाम हगावनो मिसिको तिसिंग हिते हसरिया दाउदो को जगरिया जी हिते हसा पांजा नाम के तेना रकर के त्या चिना मेन गरोजा अपन को हिते हसा को आगा कुचिर के लेकड़ा इनको का aku mucit anjate betawa ento nen kali rege tising opon kin sar tikin bina kine abu इतिहास खास करना दाऊ दाऊ नीना वो चर्चा करना चाहिए युवा को। हमने बार बार ये चर्चा करी है कि युवा इस क्षेत्र में आ गए हैं, मतलब रिकॉर्ड रूम बारे रहती सिंह दाऊ दाऊ चर्चा के बना चाहिए नीना रिकर कहते ऐसे करो जा ऐसो रासा के अदावा चे अबू हो रिया इतिहास किन पंजानाम के ते अबू सामना किन अगुए दुए सनी सिंह को दादा जगरा दुए चे अकिन आए ते के नीना पढ़ाओ के ते निन बारे रे तिसिंग मंच को रे इतिहास
कुले कुले का किन जाकर दे इतना बिना इसके मरंग का जी दादा जवार मार ओंडो में से ओंडो अब ताय तो अरदास बिना चा बुनेन पुती को बुगी ते पढ़ा चा ओंडो पढ़ा और या ममरंग को समझाओ चा